स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। आज हम पैथोफिजियोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसको क्या बोलते हैं शॉक। शॉक क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शॉक क्या होता है हमारा? शॉक क्या होता है? एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। क्या है? एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। और ये किसकी वजह से अराइज होता है? पुअर टिश्यू परफ्यूजन। पुअर टिश्यू परफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? जब हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर टिश्यू तक, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक ब्लड क्या है कम अमाउंट में पहुंच रहा हो, उसकी वजह से क्या हो सकता है? शॉक की कंडीशंस बन सकती हैं। कैसे? कि भाई जब कम अमाउंट में ब्लड पहुंच रहा होगा तो इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होगा। ठीक है, इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे होंगे, जिसकी वजह से जो सेल है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। ये क्या करेगा? अल्टीमेट जो सेलुलर डेथ है उसके उसको क्या करेगा? ये बढ़ाएगा, लीड करेगा सेलुलर डेथ को। और ये क्या करेगा? प्रोग्रेस टू ऑर्गन फेल्योर। सेलुलर डेथ से ये कहां तक जाएगा? ऑर्गन फेल्योर तक। और जब ऑर्गन फेल्योर होगा तो हमारी होल बॉडी फेल्योर होगी और उसके बाद क्या होगी? पेशेंट की डेथ होगी। ठीक है। नेक्स्ट, इसी को हमने फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई क्लिनिकल सिंड्रोम है शॉक एक। और पुअर टिश्यू परफ्यूजन की वजह से ये हो रहा है। जब पुअर टिश्यू परफ्यूजन हो गया मतलब एक किसी सेल तक, पर्टिकुलर सेल तक जो ब्लड है वो कम अमाउंट में पहुंच रहा है तो क्या क्या चीजें होंगी? एक तो भाई इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जब नहीं मिलेंगे तो वहां पे नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगी। और जब नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा सेल तो क्या होगा? सेल डेथ होगी भाई। क्या होगी? सेल डेथ होगी। और सेल डेथ जब होगी तो फिर ऑर्गन फेल्योर होगा। जब किसी ऑर्गन के, किसी सेल की डेथ हुई है तो धीरे धीरे वो ऑर्गन फेल्योर होगा। और ऑर्गन जब फेल्योर होगा तो होल बॉडी फेल्योर, मतलब आपकी बॉडी फेल होना शुरू हो जाएगी, बॉडी काम करना बंद कर देगी और उसको फिर आगे क्या होगी? डेथ होगी। क्लियर? हम बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन एंड इटियोलॉजी ऑफ शॉक। शॉक के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि शॉक कितने टाइप्स का होता है। मेनली तीन टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरा मिलेगा कार्डियोजेनिक शॉक, तीसरा मिलेगा सेप्टिक शॉक। कुछ अदर शॉक, कुछ अदर शॉक भी होते हैं। ठीक है। पहले की अगर हम बात करें इसकी हाइपोवॉल्यूमिक, तो हाइपो का मतलब क्या होता है भाई? हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपो का क्या मतलब होता है? कम। और वॉल्यूमिक का मतलब क्या? वॉल्यूम। इट मींस कि इस हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। अगर हम बात करें जो नॉर्मल, भाई नॉर्मल पर्सन है उसमें कितना वॉल्यूम रहता है? 5 लीटर ब्लड रहता है। कितना रहता है? 5 लीटर ब्लड रहता है। अगर 5 लीटर ब्लड है इट मींस वो नॉर्मल है। अब हाइपो का मतलब क्या होगा? कि भाई 5 की जगह वो 4 लीटर बचा, 3 लीटर बचा, तो ये क्या होगा? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहलाएगा, जिसमें भाई वॉल्यूम कम हो रहा है उसकी वजह से शॉक जनरेट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक, इट मींस यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम तो नॉर्मल है, वॉल्यूम तो नॉर्मल है, लेकिन क्या है? हार्ट का, जो हार्ट है, हार्ट का जो वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से शॉक जनरेट हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं हम? कार्डियोजेनिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या होता है? सेप्टिक शॉक में हम देखते हैं कि भाई कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और उन बैक्टीरिया की वजह से शॉक जनरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम सेप्टिक शॉक्स। और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ब्लड में उसको बोलते हैं सेप्सिस। क्या बोलते हैं? सेप्सिस। अदर शॉक्स की अगर हम बात करें तो अदर शॉक में क्या आ जाएगा भाई? जो ट्रमेटिक शॉक। ट्रमेटिक शॉक भाई लैक ऑफ ब्लड की वजह से होता है कि ब्लड पर्टिकुलर टिश्यू तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, वही हमारा हाइपोवॉल्यूमिक में होता है। ठीक है। लेकिन इसमें रीजंस कुछ अलग होंगे। इसमें रीजंस क्या है हाइपोवॉल्यूमिक में? कि उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है। इसमें रीजंस कुछ अलग होंगे। तो इनसफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पहुंच रहा हो किसी टिश्यू तक, उसकी वजह से शॉक जनरेट होगा। क्या बोला जाता है? ट्रमेटिक शॉक बोला जाता है। ठीक।
नेक्स्ट आता है न्यूरो न्यूरोजेनिक शॉक। क्या न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा भाई, कि जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम क्या हो जाए भाई, आपका डिस्टर्ब हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए किसी कारण से, तो उसकी वजह से कौन सा शॉक आएगा, आपका न्यूरोजेनिक शॉक। नेक्स्ट आता है आपका हाइपो एड्रीनल हाइपो एड्रीनल शॉक। क्या आता है, हाइपो एड्रीनल शॉक। ये किसकी वजह से होता है, जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड से क्या आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं, अगर ये हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका हाइपो एड्रीनल शॉक जनरेट होगा। ठीक है, तो ये तो हमने क्लासिफिकेशन देखा किसका, आपके शॉक का। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या, हाइपोवोल्यूमिक शॉक। हाइपोवोल्यूमिक शॉक ये क्या है भाई, मोस्ट कॉमनली शॉक होता है, ये सबसे कॉमन शॉक होता है, मोस्ट कॉमनली शॉक होता है। ये किसकी वजह से आता है भाई, आपकी बॉडी में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। कम किस कारण से हो सकता है, एक्यूट हीमोरेजिस। भाई एक्यूट हीमोरेजिस का मतलब क्या हुआ, कि जो आपका ब्लड है वो किसी वजह से ज्यादा लॉस हो जाए। ठीक है, वो आपका सर्जरी भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल कंडीशंस हो सकती है, उसकी वजह से क्या हो जाए, आपका ब्लड लॉस हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट हीमोरेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन फ्रॉम। अब डिहाइड्रेशन कैसे, वोमिटिंग और डायरिया। अगर आपको वोमिटिंग हो रही है तो भी हमारा फ्लूइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, डायरिया हो रहा है तो भी हमारा फ्लूइड क्या है, बाहर निकल रहा है, तो अल्टीमेटली जो फ्लूइड है, क्या है, जो आपका फ्लूइड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, अल्टीमेट फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, वर्न। भाई अगर आप जो पेशेंट है, पेशेंट क्या है, जल गया है, तो जलने से क्या होता है, जो आपका फ्लूइड है वो क्या होता है, एवापोरेट होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूइड क्या होता है, एवापोरेट होता है, तो उसकी वजह से भी आपका क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स हम जानते हैं कि डायरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, जब हम देते हैं किसी पेशेंट को तो फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है, बार बार उसको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, उसको हम डायोटिक्स बोलते हैं। तो जब यूरिनेशन के लिए जाएगा, वो यूरिन एक्सक्रीट आउट करेगा, तो भाई उसमें भी वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे इसके कारण भी हमें शॉक देखने को मिल सकता है। कौन सा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। एक्यूट पेनक्रियाटिस में कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो पेनक्रियाज होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है। भाई फिर वही कहानी आ गई, नोजिया और वोमिटिंग होगा, इट मीन्स कि वहां पे हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा, तो जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम कम होगा, किसका, फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा। क्लियर। अब देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो क्या कारण है भाई, कारण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्यूट हेमोरेज, डिहाइड्रेशन फ्रॉम वोमिटिंग और डायरिया, बर्न, एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स, एक्यूट पेनक्रियाटिस। अगर ये सब चीजें हुई तो क्या होगा, अल्टीमेट क्या होगा भाई, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर ये कंडीशंस बनी तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो भैया जो हार्ट में ब्लड है, जो हार्ट में जाने वाला ब्लड है, जिसको हम बोलते हैं वीनस रिटर्न टू हार्ट, वो भी कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट। अब ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो जब कम ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो हार्ट भी जब पंप करेगा तो एरोटा के थ्रू कम ही ब्लड जाएगा, और कम ब्लड जाएगा तो कम आपके ऑर्गन तक पहुंचेगा, सेल्स तक पहुंचेगा। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या हुआ, कि जब हार्ट ने पंप किया तो पंप के थ्रू एरोटा से निकलने वाला जो ब्लड है वो भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेट जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या है, कम है। ठीक, फ्लो, तो ब्लड फ्लो क्या है आपका, वो भी कम हो जाएगा भाई। फिर कंडीशन बनेगी किसकी भाई,
एनॉक्सिया की। एनॉक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। भाई टिश्यू तक जब सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो भाई वहां पे ऑक्सीजन भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचेगा। तो जब वहां पे ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचेगा तो उसको क्या बोला जाता है, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया होगा तो क्या होगा, वहां पे इन्फ्लामेशन मीडिएटर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। इन्फ्लामेशन कॉज के बाद क्या होगा, सेल डेथ होगी। सेल डेथ के बाद आपके ऑर्गन फेल्योर होगा। ऑर्गन फेल्योर के बाद आपका क्या होगा कि शॉक जनरेट होगा। क्या होगा, शॉक जनरेट होगा। ये आपको शॉक देखने को मिलेगा। तो पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या होंगे, फर्स्ट सिम्टम्स देखने को मिलेगा हमें ट्रैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अब भाई जैसे कम वॉल्यूम है हमारे ब्लड में तो हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा और पहुंचाएगा कहां तक, आपके सेल्स तक, ऑर्गन तक। तो ऑर्गन क्या करेंगे, वहां जब उनको इनसफिशियंट अमाउंट में ब्लड मिलेगा तो ऑर्गन एक सिग्नलिंग भेजेंगे कि भाई यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट में ब्लड नहीं आ रहा है। तो हार्ट क्या करेगा, अपनी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको बढ़ा देगा। क्या करेगा, वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी क्या होगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। और हार्ट रेट बढ़ेगी तो पेशेंट ट्रैकीकार्डिया की स्टेज में पहुंच जाएगा। ट्रैकीकार्डिया मींस बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, ब्लड प्रेशर कम हो जाना। ठीक है, ब्लड प्रेशर कैसे कम हो गया भैया, जब हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम ही कम है तो ब्लड प्रेशर कम ही होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपो मीन्स कम, पोटेंशियल मीन्स जो प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। क्या, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। जो यूरिनरी आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, जब ब्लड वॉल्यूम कम है तो जो आपका फ्लूइड है वो भी कम निकलेगा। फ्लूइड कम है मतलब कम बाहर निकलेगा, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा भाई, यूरिनेशन कम जाएगा पेशेंट। ठीक है ना, उसमें क्या है, ओलिगोरिया और एनियूरिया। ओलिगोरिया का मतलब क्या हुआ कि जो यूरिन है वो क्या है, नॉर्मल लेवल से कम आउटपुट होगा। ठीक है, और एनियूरिया का मतलब क्या है, इस कंडीशन में हो सकता है कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी यूरिनेशन ना जा रहा हो या थोड़ा बहुत यूरिनेशन उसको हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है भाई, अल्टरेशन इन मेंटल स्टेट, एजिटेशन टू कंफ्यूज टू लेथर्जिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा ब्रेन है ब्रेन में भी अल्टर करेगा और ये मेंटल स्टेट बनाएगा। तो इसमें क्या है, कंफ्यूजन होगी, पेशेंट को क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेजेस की कि कितनी स्टेजेस में ये होता है। 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। सिंपली समझ लीजिए, पहली स्टेज क्या है, माइल्ड हाइपो वॉल्यूमिक या फिर स्टेज 1 बोलते हैं। दूसरा है मॉडरेट हाइपोवॉल्यूमिक या स्टेज सेकंड। तीसरा है सीवियर हाइपोवॉल्यूमिक या स्टेज थर्ड। पहली कंडीशन देखिएगा, आप समझिएगा कि भाई अगर आपका जो वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम लेस मतलब 20% लेस हो जाए, क्या हो जाए, 20% लेस देन 20% अगर लॉस हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि आपका माइल्ड ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया तो होगा लेकिन बीपी क्या रहेगा, नॉर्मल। उस कंडीशन में समझिएगा बड़े ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि माइल्ड हाइपोवॉल्यूमिक जो है आपकी स्टेज फर्स्ट है, इसमें अगर आपका 20% वॉल्यूम लॉस हो गया है, मतलब 20% ब्लड आपका लॉस हो गया है किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से, तो उस केस में आपको ट्रैकीकार्डिया होगा, बट आपका जो बीपी रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। बट आपका जो बीपी ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। दूसरी बात, क्यों रहेगा नॉर्मल, क्योंकि भाई बीपी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 20% देखो तो आपका कितना, 1 लीटर के आसपास जो ब्लड है वो लॉस हुआ है। ठीक है ना, लेकिन अभी भी 4 लीटर तो रिमेनिंग है।
ठीक है। फिर आता है आपका मॉडरेट हाइपोवॉल्यूमिक या स्टेज सेकंड। इसमें क्या होता है 20 से 40% आपका जो वॉल्यूम है अगर लॉस हो जाए, मतलब 1 से 2 लीटर वॉल्यूम अगर आपका लॉस हो रहा है तो उस केस में मॉडरेट हाइपोवॉल्यूमिक की कंडीशन बनेगी। तो जब ये कंडीशन बनेगी तो इसमें ट्रैकीकार्डिया होगा और बीपी आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। जब आप क्या हो, रिलैक्स स्ट्रेट बैठे हुए हो तो आपका क्या है, बीपी नॉर्मल रहेगा। लेकिन जैसे ही पोस्चर चेंज होगा आपका तो बीपी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन बन जाएगी जैसे ही आपकी बॉडी की पोस्चर चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीवियर हाइपोवॉल्यूमिक या फिर स्टेज सेकंड। इस केस में क्या होता है 40% वॉल्यूम लॉस कर देता है पेशेंट। अगर 40% वॉल्यूम लॉस कर दिया तो क्या है, ये क्लासिकल साइन ऑफ शॉक है। भाई ये क्लासिकल साइन ऑफ शॉक अपीयर है। इसमें ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन देखने को मिलेगी पेशेंट में कि भाई पेशेंट क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, कोई भी ऐसा मेंटली वो ज्यादा अच्छे से सोच नहीं पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक, जो कि सेकंड नंबर का टाइप हमने पढ़ा था, क्या, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में ये किसकी वजह से होता है, इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट जो है, हार्ट पंप प्रॉपर ना कर रहा हो उसकी वजह से ये कंडीशन बनती है। कॉजेज कॉजेज में डिफिशियंट एम्पटी। भाई किसके कारण, भाई हार्ट अब प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, कार्डियोमायोपैथी हो। ठीक है। कार्डियोमायोपैथी में क्या हो जाता है, जो आपकी मायोकार्डियम की जो सेल्स होती हैं, हार्ट की जो मायोकार्डियम सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से अनेबल होता है, मतलब वो पंप नहीं कर पाता है हार्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें क्या, रप्चर हो गई हो हार्ट की सेल्स, वेंट्रिकल्स की हैं, पेपिलरी मसल्स रप्चर हो गई हो, कार्डियक अरिथमिया हो गया हो, इरेगुलर हो गया हो हार्ट, ना तो प्रॉपर डायलेट हो पा रहा हो, ना प्रॉपर कॉन्स्ट्रिक्ट हो पा रहा हो। ठीक है। इन सब डिफिशियंट फिलिंग फिलिंग प्रॉपर ना हो पा रही हो, जैसे कि कार्डियक टेम्पोनेट ऑफ हीमोपेरिकार्डियम। जो हीमोपेरिकार्डियम है वो क्या हो गई है, टेम्पोनेट हो गई हो। ये किसके कारण होता है, जब पेरिकार्डियम में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड इसमें पेरिकार्डियम में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो क्या होता है, प्रॉपर आपका क्या नहीं कर पाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मेनली इसमें रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता है, जो ब्लड है वो फिल नहीं होता है। ठीक। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं कई प्रकार के, कि जिन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी हार्ट प्रॉपर क्या ना कर पा रहा हो, काम ना कर पा रहा हो। पल्मोनरी एलुमिज्म, बॉल बॉल्व थॉम्बस, टेंशन, नियोथोम न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स है ना, ये किस में होता है, लंग्स और जो चेस्ट वॉल है इसके बीच में जो स्पेस होता है इसमें एयर का लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये न्यूमोथोरेक्स जनरेट होता है, टेंशन जनरेट होती है। ठीक है। डिसेक्टिंग एरोटिक एनुरिज्म। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, भाई हमने पहला पढ़ा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हमें पता है कि उसमें क्या हो रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा था। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या है भाई, वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, लेकिन जो हार्ट है वो हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो। तो क्या हो सकते हैं कारण, पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एम्पटी। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ फिलिंग, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। भाई जो है वो एम्प्टी जब हो रहा है, जब वो खाली हो रहा है, मतलब यहां से जब पंप कर रहा है उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या जब वो फिल हो रहा है, वेंट्रिकल्स जब फिल हो रहे हैं डायलेट होके तब कोई प्रॉब्लम आ गई हो,
या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो तो उसकी वजह से फ्लो प्रॉपर ना हो पा रहा हो, वो कारण हो सकते हैं। उनकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट जो है आपका वो कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और आपके ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसके वजह से क्या जनरेट होगा, आपका एनोक्सिया जनरेट होगा, इन्फ्लामेशन होगा, सेल डेथ होगी। आपका सेलुलर डेथ होने के बाद शॉक जनरेट हो जाएगा। ये पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। क्या है एक्यूट सर्कुलेटरी फेल्योर, इसको क्या बोलते हैं, और एक्यूट सर्कुलेटरी फेल्योर बोलते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक अकर व्हेन 40% ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिस्ट्रॉयड। क्या हो जाता है, जब 40% आपका लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है आपका, भाई कार्डियोजेनिक शॉक जनरेट होता है। क्या से, कि भाई ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेल्योर। ठीक है, या एल एच एफ भी बोलते हैं। ठीक है ना, एल एच एफ भी बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हार्ट फेल्योर या लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो मसल्स हैं प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, या कोई डैमेज आ गया है, मायोकार्डियल की कंडीशंस बन गई है। ठीक है, इनकी वजह से ये प्रॉपर, जब भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, भाई लेफ्ट वेंट्रिकल ही एरोटा को ब्लड सप्लाई करता है। जब ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो एरोटा में कम ब्लड पहुंचेगा, और एरोटा में कम ब्लड पहुंचेगा तो पूरी बॉडी में कम ब्लड पहुंचेगा। ठीक है, तो वहां पे फिर वही कंडीशन बन गई कि भाई क्या, इनसफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का पहुंचना। इनसफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पहुंच रहा है, इट मींस वो शॉक है। ठीक, क्या है, शॉक है। सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम्स क्या आता है आपका, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। यही है बात, शॉक में तो यही कंडीशन है कि भाई जो आपका टिश्यू परफ्यूजन है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, फेल्योर जनरेट होगा। ठीक है, टिश्यू जो है हाइपोक्सिया की कंडीशन में पहुंचेगा और फेल्योर जनरेट होगा। दूसरा, पल्मोनरी एडिमा बैकवर्ड फेल्योर। अगर ये प्रॉपर ब्लड एरोटा के थ्रू नहीं जा रहा है इस वेंट्रिकल से, तो जाएगा कहाँ, तो ये जाता है आपका कहाँ, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ये वेन्स के थ्रू ये कहाँ जाता है, लंग्स में, और लंग्स में ये डिपॉजिट होने लगता है और क्या कॉज करता है, एडिमा। क्या कॉज करता है, एडिमा। तो भाई पहले वाले में जो हाइपोवॉल्यूमिक था उसमें क्या हो रहा था कि हमें ये केस देखने को नहीं मिला था एडिमा का, लेकिन कार्डियोजेनिक में एडिमा हमें एक एडिशनल साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, या सिम्टम्स देखने को मिल रहा है।